हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान स्ट्रीम। तो आइए आज हम लोग फिर से यूरोप का मैप को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे उसके आगे। अभी तक हम लोग पो रिवर तक देख चुके हैं, टाइबर और पो रिवर तक देख चुके हैं। फिर आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। हम लोग शुरू करेंगे आज डॉन रिवर से, ठीक है। फिर डॉन, फिर नीपर, फिर नीस्टर, फिर डैन्यूब रिवर से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो डॉन जो नदी है, डॉन जो नदी है रूस की एक महत्वपूर्ण नदी है। डॉन जो नदी है रूस की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, नदी है, जिसका निकास एजोव सी में होता है। जिसका निकास कहाँ पर होता है? एजोव सी, ये है जिसका निकास कहाँ पर होता है? एजोव सी में होता है, ठीक है। जिसका निकास एजोव सी में होता है। और यूक्रेन की जो नदी है डोनेट्स, ये डोनेट्स डोनेट्स और एक है डोनबास। यूक्रेन की दो नदियां हैं, डोनेट्स और एक और है डोनबास। एक है डोनबास, ठीक है। डोनेट्स और डोनबास जो है डॉन नदी की, डॉन की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है। डॉन की जो एक डोनेट्स है और एक डोनबास है, ये डॉन की दोनों सहायक नदियां हैं, ठीक। और यह नदी बेसिन यूक्रेन में कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। ये जो दो नदियां हैं यूक्रेन में कोयला के भंडार की दृष्टि से, कोयला के भंडार की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यानी महत्वपूर्ण है, ठीक। इसे नोट करते हुए चलिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग देखे थे, यहाँ जो यहीं पे यानी जो कोयला की उपलब्धता के कारण यूक्रेन में जो डोनेट्स और डोनबास हैं, जो इनके जो यहाँ पे जो कोयले की जो उपलब्धता के कारण ही यानी यूक्रेन किरवई रॉक में, यूक्रेन के किरवई रॉक में, यूक्रेन का एक प्लेस है किरवई रॉक, ठीक। यूक्रेन में नहीं, एक प्लेस है किरवई रॉक में एक लौह इस्पात उद्योग को स्थापित किया गया है, ठीक है। लौह इस्पात उद्योग को इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि जो कोयला के भंडार हैं, कोयला के भंडार में ही एक जहाँ होता है उसी के आसपास एक प्लेस है किरवई रॉक, तो वहाँ पे लौह इस्पात उद्योग को स्थापित किया गया है। और लौह इस्पात उद्योग को वहीं सब स्थापित किया जाता है। किसी उद्योग को, कोई भी उद्योग हो, वहीं स्थापित किया जाता है जहाँ पे उसके आसपास और आसानी से कच्चे माल उपलब्ध हो सकें, ठीक है। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर हम लोग कोई फर्म लगाना है या कोई कोल्ड स्टोरेज बनवाना है, एक प्रकार से वो भी क्या है, एक बिजनेस उद्योग ही है। तो हम लोग कहाँ लगाएंगे? जहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कृषि कार्य होते होंगे, ताकि वहाँ से यानी कि कच्चे माल आसानी से पहुँच सकें उस कोल्ड स्टोरेज के पास, ठीक। तो वैसे लौह इस्पात उद्योग या अन्य उद्योग जहाँ पे स्थापित किए जाते हैं उसके आसपास के एरिया को देख कर, जैसे यहाँ पे कोयला भंडार दृष्टि इससे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग को स्थापित किया गया है, ठीक है। ये हुआ हमारा डॉन रिवर। अब हम लोग आगे देखेंगे नीपर नदी के बारे में, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे नीपर नदी के बारे में। जो नीपर जो नदी है यूक्रेन की एक इम्पॉर्टेंट नदी है। नीपर जो है यूक्रेन की एक इम्पॉर्टेंट नदी है, ठीक है, जो काला सागर में गिरती है। नीपर नदी कहाँ पे गिरती है? काला सागर में गिरती है, ठीक है। ये है नीपर नदी, ठीक। नीपर नदी कहाँ पे गिरती है? ब्लैक सी में, काला सागर में गिरती है। और इसी नदी के तट पर यूक्रेन की राजधानी कीव अवस्थित है। इसी नदी के तट पर यूक्रेन की राजधानी कीव, यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। इसी नदी के तट पर यूक्रेन की राजधानी कीव अवस्थित है, ठीक। इस नदी के तट पर ही अवस्थित है नीपर नीपर इसी नदी के तट पर ही अवस्थित है। इसी नदी के तट पर ही अवस्थित है नीपर पेट्रोवस्क, नीपर पेट्रोवस्क
नीपर पेट्रोवस जो जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन का एक इम्पॉर्टेंट केंद्र है, जो जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन का एक इम्पॉर्टेंट केंद्र है। ठीक, फिर इसके आगे अगर हम लोग देखें, नीपर की एक सहायक नदी है, जो नीपर है, नीपर की एक सहायक नदी है प्रीपेट। नीपर की एक सहायक नदी है प्रीपेट। ठीक है, एक सहायक नदी है और प्रीपेट के द्वारा निर्मित जो प्रीपेट मार्श है, यूरोप का सर्वाधिक विस्तृत जल भराव वाला क्षेत्र भी है। जल भराव यानी कि हम लोग कह सकते हैं एक दलदली भूमि भी है। प्रीपेट जो सहायक नदी है नीपर की, इसी सहायक नदी के द्वारा निर्मित एक है प्रीपेट मार्श। ठीक, प्रीपेट मार्श जो है यूरोप में सर्वाधिक विस्तृत जल भराव क्षेत्र है। या हम लोग जल भराव क्षेत्र यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं कि दलदली भूमि भी बोल सकते हैं। ठीक है, दलदली भूमि है। ठीक, फिर उसके आगे अगर हम लोग अब देखेंगे, ये हो गया हमारा डॉन रिवर। फिर उसके बाद डॉन रिवर के बाद हम लोग इसके आगे देखेंगे, फिर देखे थे नीपर, फिर अब हम लोग देखेंगे नीस्टर नदी के बारे में। नीस्टर नदी जो है मालडोवा की एक महत्वपूर्ण नदी है। नीस्टर नदी जो है मालडोवा की एक इम्पॉर्टेंट नदी है, जो यूक्रेन से होते हुए कहाँ गिरती है? ब्लैक सी में गिरती है। ठीक, इसका इतना ही है कि यानी ये जो नीस्टर नदी है मालडोवा की एक इम्पॉर्टेंट नदी है और ये यूक्रेन से होते हुए कहाँ गिरती है? ब्लैक सी में गिरती है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी जो है ये है हमारा डैन्यूब नदी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है, डैन्यूब जो रिवर है, डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ठीक है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, इसे अच्छे से नोट करिएगा। जो डैन्यूब जो रिवर है वो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ठीक, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट निकलने के बाद ऑस्ट्रिया में प्रवेश करती है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट निकलने के बाद किस में प्रवेश करती है? ऑस्ट्रिया। ठीक, ऑस्ट्रिया में प्रवेश करती है, जहाँ इस नदी के तट पर लिच और ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना अवस्थित है। ये नदी, जो डैन्यूब जो नदी है, ये नदी स्लोवाकिया और हंगरी की सीमा से होते हुए, ये नदी जो है स्लोवाकिया और हंगरी की सीमा से होते हुए हंगरी के मैदान में प्रवेश करती है। सीमा से होते हुए हंगरी के मैदान में प्रवेश करती है, जहाँ इसी नदी डैन्यूब नदी के तट पर ही आप यानी सारे जितने भी अब तक यानी हम लोग स्लोवाकिया, हंगरी, ये सब जो हम लोग देख रहे हैं, इसको आप यानी पॉलिटिकल मैप और फिज़िकल दोनों मैप का जब यूज़ करेंगे तो चीज़ें आपको प्लेसेस भी क्लियर होते चले जाएंगे और इसका लोकेशन भी आपको अच्छे से डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहीं जो हंगरी के जो मैदान में जब प्रवेश करती है, जहाँ इस नदी के तट पर हंगरी की जो राजधानी है, जहाँ इसी नदी के तट पे ही हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट जो पेस्ट है, विश्व का एक जुड़वा शहर भी है, ट्विन सिटी भी है, जुड़वा शहर भी है। ठीक है, जैसे इसके पहले हम लोग कई जगह जुड़वा ट्विन सिटी हम लोग देखे भी हैं। ठीक है,
तो वैसे ये बुडापेस्ट ये भी एक क्या है, जुड़वा शहर भी है। ठीक। फिर हंगरी में जो समशीतोष्ण घास के मैदान हैं, हंगरी में ही जो हंगरी में ही जो समशीतोष्ण घास के जो मैदान को उसे क्या बोला जाता है, पुस्ताज। ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट करिएगा अच्छे से। जो पुस्ताज है वो क्या है, हंगरी में समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। ठीक। पुस्ताज जो है वो हंगरी के समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। ठीक। फिर जहाँ पे हम लोग बालाटन झील, यहीं पे एक झील भी अवस्थित है, बालाटन लेक या झील, बालाटन झील भी अवस्थित है। फिर डेन्यूब नदी क्रोशिया, फिर डेन्यूब नदी उसके आगे, फिर डेन्यूब नदी हंगरी से जब आगे बढ़ती है तो डेन्यूब नदी उसके आगे फिर क्रोशिया और सर्बिया, फिर रोमानिया और बुल्गारिया की सीमा से होते हुए ब्लैक सी में गिरती है। ठीक है। फिर ब्लैक सी में गिरती है, यानी काला सागर में गिरती है। ठीक। अगर बात की जाए कि नहीं इस नदी के जो अपवाह क्षेत्र का संबंध यूक्रेन से भी है। ठीक है। डेन्यूब नदी का जो अपवाह क्षेत्र का संबंध यूक्रेन से भी है, ठीक है। यह विश्व की एक ऐसी नदी है जो सबसे अधिक देशों यह विश्व की एक ऐसी नदी है जो सबसे अधिक देशों यानी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 9, सबसे अधिक देशों यानी 9 देशों से होकर गुजरती है। ठीक। जो डेन्यूब जो रिवर है यूरोप, ये विश्व के सबसे अधिक यानी 9 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है। और यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह जो डेन्यूब नदी है यूरोप की सेकेंड हाईएस्ट नदी है। ठीक। जो पश्चिमी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो डेन्यूब जो नदी है पश्चिमी यूरोप की सबसे लंबी नदी भी है। इस नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध समशीतोष्ण घास के मैदान से होने के कारण जो यह नदी है, इस नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध अपवाह क्षेत्र का संबंध समशीतोष्ण घास के मैदान से होने के कारण ही इसे ग्रीन रिवर भी कहते हैं। डेन्यूब को ग्रीन रिवर भी कहते हैं, डेन्यूब नदी को ग्रीन रिवर भी कहते हैं। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।